ईरान के सुप्रीम लीडर की नई धमकी सामने आई है। इजरायल और अमेरिका को धमकी दी गई है। इजरायल पर जबरदस्त हमला करेंगे, खामेनेई ने कहा है। अमेरिका भी परिणाम भुगतेगा। तो खामेनेई की ओर से ये धमकी दी गई है इजरायल और अमेरिका को। इजरायल से ईरानी इंतकाम की तारीख और वक्त तय हो चुका है। अगले 48 घंटे के अंदर ईरान इजरायल से 26 अक्टूबर के हमले का बदला लेने जा रहा है। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के हमले को विफल करने की तैयारी कर ली है। इजरायल ने तो बहुत ही खतरनाक काउंटर प्लान तैयार किया है। इस प्लान का नाम है ग्रेटर इजरायल प्लान। अगर ईरान ने इजरायल की धरती को फिर से दहलाया तो नेतन्याहू और उनकी सेना ग्रेटर इजरायल योजना लॉन्च कर देगी। तैनाती हो चुकी है, अभ्यास हो चुका है, सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आएंगे, इसलिए ईरान 5 नवंबर से पहले ही इजरायल को दहला सकता है। इजरायल ईरान के इस हमले का इंतजार कर रहा है। इजरायल ने ईरान को काउंटर करने का बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। अगर ईरान हमला करता है तो इजरायल ईरान के एटमी ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। इसके साथ ही इजरायल ग्रेटर इजरायल बनाने की तरफ बढ़ जाएगा। इजरायल के लिए यह सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। अमेरिका जिस वक्त चुनाव में व्यस्त होगा, उस वक्त इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त कर ग्रेटर इजरायल के सपने को साकार करने की कोशिश में जुट जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान अगले 48 घंटे के अंदर इजरायल के खिलाफ बारूदी पलटवार करने जा रहा है। इस बात की आशंका तब और बढ़ गई जब ईरान में एक के बाद एक कई बड़ी सैन्य गतिविधियां होने लगी। ईरान के विदेश संबंधों की रणनीतिक परिषद के प्रमुख कमाल खारजी ने अल मायादीन को दिए इंटरव्यू में कहा है, अब ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज भी बढ़ाने जा रहा है। ईरान की तरफ से यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया है जब वो इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के पास अभी 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अब ईरान उनकी रेंज बढ़ाने जा रहा है। यानी अब ईरान 2500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान की नौसेना में 2 नए डिस्ट्रॉयर शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद इजरायल पर हमले की तैयारी है। हमले के लिए ईरान इजरायल में मौजूद अपने एजेंट से इजरायली सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटा रहा है। इस बात का पता तब चला जब शिन बेत ने तेल अवीव में ईरान के कई जासूसों को गिरफ्तार किया। ये जासूस इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर की जासूसी कर रहे थे। नेतन्याहू के घर की जासूसी कर सुरक्षा से जुड़ी अहम और संवेदनशील जानकारियां जुटा रहे थे। माना जा रहा है कि इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल कर ईरान इजरायल को दहला सकता है। लेकिन अगर ईरान ने ऐसा किया तो इजरायल का काउंटर प्लान तैयार है। इजरायल न सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम को समाप्त कर सकता है, बल्कि ग्रेटर इजरायल बनाने की तरफ कदम बढ़ा सकता है। आखिर में इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू का ग्रेटर इजरायल प्लान क्या है? दरअसल दशकों पहले जिस इलाके में इजरायल का साम्राज्य था, अब वहां नेतन्याहू ग्रेटर इजरायल बनाना चाहते हैं। इजरायल का ग्रेटर इजरायल का जो प्लान है उसमें गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, इराक और तुर्की का भी कुछ भूभाग आता है। यानी कि इन देशों की कुछ जमीनों पर कब्जा कर ग्रेटर इजरायल बनाने की योजना है।
हालांकि ये योजना मौजूदा सूरत हाल में संभव नहीं है। अभी इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने की तरफ जो कदम बढ़ा सकता है, उसके तहत उन देशों की जमीनों पर कब्जा कर सकता है जिसे उसे खतरा है, मसलन गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान और सीरिया। इजराइल अभी जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, इराक और तुर्की की जमीनों पर कब्जा करने की गलती नहीं करेगा। नेतन्याहू को पता है कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो चौतरफा खतरे में घिर जाएगा। ईरान और इजराइल के खतरनाक प्लान अरब को एटमी रेगिस्तान बना सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने अरब में बड़ी तैनाती करनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने अरब में अपने 12 B-52 एटमी बॉम्बर भेज दिए हैं। अब्राहम लिंकन का बेड़ा भी मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है। इसमें फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और नेवी डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका बड़ी संख्या में हथियार और स्पेशल सैनिकों के यूनिट को भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में MQ-4C जासूसी ड्रोन को भेज दिया है। यह ड्रोन आसमान से ईरान, लेबनान, सीरिया और गाजा की निगरानी कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर अरब में अमेरिका इतनी बड़ी सैन्य तैनाती और तैयारी क्यों कर रहा है? क्या ये सब इजराइल की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, या अमेरिका को लगता है कि ईरान हमले के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर अमेरिका को डर है कि ईरान को बचाने के लिए रूस जंग में कूद सकता है? ऐसे में अरब में बड़ी जंग के लिए अमेरिका खुद को तैयार कर रहा है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि अमेरिका की यह तैनाती इजराइल की सुरक्षा के लिए है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से भी हमला करेगा। ईरान की तरफ से खतरा बढ़ा तो इजराइल और अमेरिका दोनों हाई अलर्ट मोड में आ गए। इजराइल ने अपने सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। इजराइल ने ईरानी हमले से बचाव के लिए 5 पंक्ति का सुरक्षा चक्र तैयार किया है। इस सुरक्षा चक्र में अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। जाहिर है, ईरान हमले के लिए तैयार है तो इजराइल ने विनाश का काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। अगर ईरान ने हमला किया तो अरब में विनाश का नया गेट खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं लेबनान में इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा है। हिजब के हमले में IDF की टुकड़ी को खत्म किया गया। हिजबुल्लाह ने करीब 30 रॉकेट से एक साथ हमला किया है। हिजबुल्लाह की ओर से यह बड़ा अटैक किया गया। देखिए, आप विध्वंसक तस्वीरें देख रहे हैं। एक साथ 20 रॉकेट दागे गए हैं और इसी तरीके से कई इलाकों में एक साथ हमले किए जा रहे हैं। नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण से किम जोंग का सीना गर्व से चौड़ा है। किम जोंग के शक्ति प्रदर्शन ने अमेरिका और साउथ कोरिया की फिक्र को बढ़ा दिया है। अब किम जोंग को जवाब देने के लिए पीले सागर में हवाई हमले का युद्धाभ्यास किया गया। अमेरिका और साउथ कोरिया की वायुसेना इस युद्धाभ्यास में शामिल थी, लेकिन अमेरिका किम को मिसाइल का जवाब मिसाइल से ही देने वाला है। इसलिए सबसे घातक मिसाइल का परीक्षण होने वाला है। किम ने तो दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। अब जवाब देने की बारी है सुपर पावर अमेरिका की। अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइल के बारे में जानने से पहले यह वीडियो देखिए। यही है वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची।
यही किम जोंग की वो मिसाइल है जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम है। अब किम के चेहरे पर कामयाबी की ये मुस्कुराहट देखिए। किम जोंग अपनी बेटी को भी साथ लेकर आया था। नॉर्थ कोरिया में इस परीक्षण के बाद किम जोंग ने सेना की खूब तारीफ की है। अमेरिका भी अब इस चुनौती का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। 6 से 10 नवंबर के बीच ये टेस्ट हो सकता है। मिनटमैन 3 LGM-30G सबसे आधुनिक मिसाइल है। फिलहाल अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेनाओं ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया है। युद्धाभ्यास के दौरान नॉर्थ कोरिया से मिसाइल प्रहार की स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। युद्धाभ्यास में 110 लड़ाकू विमान शामिल किए गए। पीले सागर के ऊपर विमानों ने निशाना लगाने का अभ्यास किया। लड़ाकू विमानों ने किसी देश पर बमबारी की प्रैक्टिस की। अमेरिका के F-35 एस, F-16 और मरीन कोर MQ-9 रीपर ड्रोन के साथ युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। दक्षिण कोरिया की तरफ से F-35B, F-15KS और KF-16S लड़ाकू विमानों ने अभ्यास में हिस्सा लिया। लेकिन अब अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया समेत अपने 2 बड़े दुश्मन रूस और चीन को भी चेतावनी देने का फैसला किया है। इसीलिए एक बार फिर मिनटमैन 3 का धमाका होने जा रहा है। मिनटमैन 3 LGM-30G अमेरिका की सबसे आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल न्यूक्लियर हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। विशालकाय मिसाइल की लंबाई 59 फीट है। मिसाइल का वजन 35,000 किलोग्राम है। मिसाइल धरती की सतह से 1100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरती है। इसकी रफ्तार 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 12,800 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट पर वार कर सकती है। इसमें 3 स्टेज प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन लगे हैं। एक मिनटमैन 3 मिसाइल 3 अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकती है। मिनटमैन के परीक्षण का मतलब है कि अमेरिका अपने सबसे बेहतरीन अटैक सिस्टम को युद्ध के लिए तैयार कर चुका है। नॉर्थ कोरिया ने रूस में अपनी सेना भेजने के बाद अपनी ICBM का टेस्ट किया है। माना जा रहा है कि यह सब रूस की मदद से मुमकिन हुआ है। यही वजह है कि अब अमेरिका अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा और यह भी दिखाएगा कि दुनिया उसे सुपर पावर क्यों कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पेंटागन की रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक यूक्रेन की जंग में उतर गए हैं और ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि किम जोंग उन के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचकर उत्तर कोरिया के सैनिकों के बदले रूस के साथ सबसे आधुनिक और विनाशक एटम बॉम्ब की डील कर रही हैं। एक रिपोर्ट यह भी है कि यूक्रेन के पास 6 महीने से ज्यादा युद्ध में टिकने लायक सेना नहीं बची है, इसलिए अब रूस के विरुद्ध युद्ध में नाटो सेना को उतारा जा सकता है। यानी कि अमेरिका और रूस के बीच पहली बार सीधी जंग के हालात पैदा हो गए हैं और रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने तो कह भी दिया है अब रूस और अमेरिका के बीच युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। इधर किम जोंग उन के 10,000 सैनिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतर गए। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चोई सोन हुई रूस की राजधानी मॉस्को पहुंची। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के सामने बैठकर किम जोंग उन की मंत्री ने जो कहा उसका एक ही मतलब निकलता है, अब किम की क्रूर सेना यूक्रेन के अंदर दाखिल होकर कत्लेआम मचाएगी। और इसके बदले पुतिन किम जोंग उन को सबसे आधुनिक एटम बम का गिफ्ट देंगे। किम जोंग उन ने एक बार फिर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है।
और मॉस्को पहुंची उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री ने जो कहा, उसके बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि दुनिया एक बड़ा परमाणु धमाका देखने वाली है। यूक्रेन में उत्तर कोरिया के सैनिकों के आने से अब रूस और अमेरिका में सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तुर्की के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि रूस और अमेरिका सीधे सैन्य संघर्ष में शामिल होने के बेहद करीब हैं। पहली बार रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग हो सकती है। जाहिर है, रूस अमेरिका में सीधी जंग हुई तो धरती पर ऐसा विनाश होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लावरोव के इंटरव्यू के बाद पेंटागन में हड़कंप मचा है, क्योंकि रूस और अमेरिका की सीधी जंग हुई तो आधुनिक परमाणु तकनीक के लिए पुतिन के हमदर्द बने किम जोंग उन एटम बम से तबाही मचाने से पहले सोचेंगे नहीं। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे अमेरिका और रूस के बीच विनाशकारी सीधी जंग के हालात बन गए। दरअसल रूस बहुत तेजी से यूक्रेन के डोनेस्क समेत कई इलाकों में जीत हासिल कर रहा है। पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी कि 18% यूक्रेन रूस के कब्जे में आ चुका है। रूस तेजी से यूक्रेन से कुर्स्क के इलाकों को भी वापस छीन रहा है। कुर्स्क के ओल्गोव्का में यूक्रेन के सैनिकों पर हुए रूस की बमबारी का ये सबसे नया वीडियो है। इसमें यूक्रेन के सैनिकों की एक टुकड़ी पैदल सड़क पार करती दिख रही है। अचानक तेज धमाका होता है और पूरा इलाका काले धुएं से भर जाता है। लेकिन अब यहां आमने सामने की खूनी जंग भी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के सैनिकों का सामना अब सिर्फ रूस के बमों से ही नहीं, किम जोंग उन की सेना से भी होने वाला है। पेंटागन ने इस सप्ताह आकलन किया है कि रूस में उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक आ चुके हैं और इनमें से करीब 3,000 सैनिकों को कुर्स्क की तरफ भेजा गया है। उत्तर कोरिया के बाकी सैनिक कीव की तरफ कूच कर सकते हैं। लेकिन जंग में उत्तर कोरिया की सेना के उतर जाने को लेकर ज़ेलेंस्की ने पेंटागन से अलग दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इन सर्दियों में उत्तर कोरिया की तरफ से 10,000 नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन में लड़ने वाले हैं। रूस ने अपनी धरती पर उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी की ना तो पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है। सिर्फ इतना कहा है कि प्योंगयांग के साथ उसका सहयोग, रक्षा साझेदारी सबसे मजबूत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के सबसे नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ही कुर्स्क में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है और पिछले 3 महीनों की लड़ाई के बाद अकेले कुर्स्क में यूक्रेन के करीब 29,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमलों की संख्या जुलाई में 350 से बढ़कर अगस्त में 750 और सितंबर में 1500 हो गई है। रूस का दावा है कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने कुर्स्क में यूक्रेन के 180 टैंक, 1062 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 254 तोपें, 11 हाइमर्स और 6 अमेरिकी MLRS को तबाह कर दिया है। फरवरी में यूक्रेन के युद्ध को पूरे 3 साल हो जाएंगे। इतनी लंबी जंग लड़ते लड़ते यूक्रेन के पास लड़ने वाले सैनिकों की कमी हो गई है। यूक्रेन को अब हर मोर्चे पर मुश्किल आ रही है। अमेरिका और नेटो से मिल रही सप्लाई भी अब कम होने लगी है। दूसरी तरफ रूस पर हथियारों की कोई कमी नहीं है और सैनिकों की कमी को पुतिन ने किम की सेना उतारकर पूरा कर लिया है। पेंटागन का आकलन है कि यूक्रेन के पास 6 से 12 महीने तक लड़ने के लिए सैनिक हैं, लेकिन उसके बाद यूक्रेन को सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये कमी रूस को नहीं होगी।
क्योंकि अब तक जिस तरह यूक्रेन की सेना अमेरिका और नेटो के हथियारों के साथ जंग लड़ रही थी, बिल्कुल उसी तरह किम जोंग उन की सेना रूस के हथियारों के साथ जंग में उतर गई है। लेकिन यूक्रेन को हार से बचाने के लिए अब नेटो के सैनिकों को यूक्रेन के रणभूमि पर उतारने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो रूस और नेटो के बीच सीधी जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात चीन के उस प्लान की जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीर के जरिए हुआ है। ये वो प्लान है जिसके जरिए शी जिनपिंग और उनकी सेना अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त करना चाहती है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत समुद्र में हर फ्रंट पर अमेरिका को घेरना चाहता है। इसके लिए ड्रैगन तेजी से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ा रहा है। चीन अब ऐसा रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अमेरिका की समुद्र शक्ति को चुनौती देने के लिए चीन छटपटा रहा है। अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ने के लिए ड्रैगन पूरी ताकत लगा रहा है। जिनपिंग अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनके वश में है। अमेरिकी नेवी को टक्कर देने के लिए चीन अब नए प्लान पर काम कर रहा है। चीन रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। चीन के इस प्लान का खुलासा प्लैनेट लैब की सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। यह है वो सैटेलाइट तस्वीर जिससे पता चला है कि चीन खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण गुआंगडोंग के शिपयार्ड पर हो रहा है। प्लैनेट लैब ने यह तस्वीर 23 अक्टूबर को ली है। तस्वीर से साफ है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बनावट और आकार बहुत अलग है। ये चीन के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से बिल्कुल अलग है। चीन के इस रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका को चुनौती देने के लिए कर रहा है। दरअसल अमेरिका के मुकाबले चीन की समुद्र शक्ति कहीं नहीं ठहरती है। चीन अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर सुपर पावर बनना चाहता है। यही वजह है कि वो अपनी नौसेना की शक्ति को अमेरिकी नेवी से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। चीन पहले ही अत्याधुनिक और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है जिसका नाम है फुजियान। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर है। इसका वजन 80,000 टन से ज्यादा है। लंबाई, चौड़ाई और वजन की तुलना में ये अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या के मामले में चीन अमेरिका से बहुत पीछे है। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसकी तुलना में चीन के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका से पीछे रहना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसंद नहीं। यही वजह है कि वो तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर और खतरनाक युद्धपोत बनवा रहे हैं। चीन की ताकत जिस भी दिन अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी वो सुपर पावर से डरना छोड़ देगा और समुद्र में अपनी विस्तारवादी योजना को नया आकार और प्रकार देगा। इसी योजना के तहत समुद्री इलाकों पर कब्जे का अभियान लॉन्च कर देगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। स्पेन में आई बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन इसके बाद बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह तबाही और बर्बादी के निशान हैं। एक तरफ बाढ़ की मार से स्पेन जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बवंडर ने स्पेन में दस्तक दे दी है। स्पेन में जल प्रलय आए 96 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया। शहर के ज्यादातर हिस्सों से पानी उतर चुका है, लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि बाढ़ ने स्पेन में जो तबाही मचाई, उससे जल्दी लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। ये वीडियो स्पेन के वैलेंसिया शहर का है, जहां हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान हैं। शहर में हर तरफ कीचड़ जमा है, गाड़ियों का ढेर ऐसे लगा है मानो कोई जंक यार्ड हो। वैलेंसिया में यह हाल किसी एक इलाके का नहीं है, बल्कि पूरा शहर जंक यार्ड में बदल चुका है। तबाही की ये तस्वीरें स्पेन पुलिस ने जारी की है। वीडियो में हर तरफ सिर्फ कीचड़ है, सैलाब में बही कारों का ढेर है और बाढ़ से मची तबाही है। जिंदगी सामान्य होने का कहीं नामो निशान तक नहीं है। ये एक ओल्ड एज होम का वीडियो है, जहां अब भी घुटनों तक पानी भरा है। लोग अब भी सैलाब के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 29 अक्टूबर को स्पेन में जबरदस्त बारिश हुई थी। महज 8 घंटे में हुई 12 इंच बारिश ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बारिश के कुछ घंटों बाद ही पूर्वी स्पेन के वैलेंसिया, कैस्टिला ला मांचा और अंडालूसिया में बाढ़ आ गई। सड़कों पर सैलाब उफान मारने लगा। बारिश के कुछ घंटे बाद ही स्पेन में हालात कैसे हो गए थे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जरा देखिए कैसे कारें तिनके की तरह बहती जा रही हैं। अब शहर से बाढ़ का पानी तो उतर चुका है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ के चलते 205 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। स्पेन में 1900 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में 1700 जवानों को लगाया गया है। बीते 50 साल में स्पेन ने ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी थी। लिहाजा अब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी वैलेंसिया की हैं, जहां सैकड़ों लोग पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों की मदद की। स्पेन इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। बाढ़ के बाद स्पेन में बवंडर का कहर देखने को मिला। ये वीडियो हुलेवा का है, जहां समुद्री तट के पास समंदर में अचानक बवंडर उठा, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया और ईरान जैसे दुश्मनों से लोहा ले रहे इजरायल में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसके दुश्मनों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार एयर अटैक झेल रहे इजरायल ने 12 किलोमीटर तक ऊंट दौड़ की प्रतियोगिता करवाई। इस प्रतियोगिता में अरब से आई टीमों ने हिस्सा लिया। रेतीले रेगिस्तान में ऊंटों की रेस हो रही थी। रेत पर 2 ट्रैक बने थे। बड़े ऊंटों के लिए 12 किलोमीटर का ट्रैक और छोटे ऊंटों के लिए 6 किलोमीटर का दूसरा ट्रैक। 40 से ज्यादा ऊंटों की दौड़ देखकर अगर आप भी इसे किसी अरब देश में हुई प्रतियोगिता समझ रहे हैं, तो आप भूल कर रहे हैं। अरब देशों की तरह रेतीली जमीन पर ऊंटों की ये दौड़ इजरायल में हुई। उसी इजरायल में जो एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, जहां हर वक्त हमास, ईरान, हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों के रॉकेट और मिसाइलों की बारिश होने का खतरा रहता है। लेकिन खुले आसमान में 12 किलोमीटर लंबी ऊंटों की रेस करवाकर इजरायल ने दुनिया को बता दिया है कि उसे एयर अटैक का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। ऊंटों की इस रेस में एक टीम इजरायल की थी और दूसरी टीम सऊदी अरब की। दोनों टीमों की ऊंट दौड़ देखने के लिए हजारों लोग बिना किसी डर के रामत होनेगेव के रेगिस्तान में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक अहम खबर है, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। बमबारी में हिजब से जुड़ी 4 इमारतें ध्वस्त हो गई। हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद शहर में आपातकाल लागू है। तस्वीरें आप देख
सकते हैं विध्वंसक तस्वीरें सामने आई है, जहां रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया और हमले के बाद इमरजेंसी शहर में लागू की गई है। बमबारी में हिजब से जुड़ी 4 इमारतें ध्वस्त हो गई, यानी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला था। 6 लोगों की मौत हो गई है, 11 लोग घायल। इजराइल के एकर में हिजब का हमला हुआ है। आईडीएफ के 2 सैन्य बेस पर रॉकेट अटैक किया गया है, तो रॉकेट से जोरदार हमला किया गया है। इजराइल के एकर में हिजब का ये हमला हुआ है। हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रही है। आईडीएफ के 2 सैन्य बेस पर रॉकेट अटैक किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोरदार धमाका हुआ है और धमाके में आईडीएफ का सैन्य अड्डा दहल उठा। इजराइल हिजबुल्लाह के सफाए का अभियान चला रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह पिछले 2 दिनों से इजराइल को दहशत से भरने में कामयाब हो रहा है। इजराइल के लिए सबसे हैरानी की बात है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट या ड्रोन को एयर डिफेंस नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस की तकनीक से ड्रोन और रॉकेट को अपग्रेड कर दिया गया है। यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह इजराइल की राजधानी तक हमला करने में कामयाब हो रहा है। बौखलाहट में इजराइल ने भी लेबनान में हवाई हमला तेज कर दिया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। तैयारी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से मुकाबले की है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट को नाकाम नहीं कर पा रहा। इजराइल की जमीन पर धमाके की ये तस्वीर बॉर्डर के करीब के इलाके की नहीं है। ये धमाका तेल अवीव में हुआ, इजराइल की राजधानी में हुए, जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा सख्त है। धमाका तेल अवीव के अल्तीरा में हुआ। लेबनान से लॉन्च की गई एक मिसाइल एक इमारत पर गिरी। इमारत को मिसाइल से काफी नुकसान हुआ है। 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इजराइल में पिछले 2 दिनों से धमाकों के शोर से दहशत है। हिजबुल्लाह की कामिकाज़े ड्रोन इजराइल में घुसने में कामयाब रहे, तो वहीं अब रॉकेट और मिसाइल भी इजरायली एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बारूदी ब्लास्ट की आग से इजराइल धधक रहा है। बार बार सायरन की आवाज गूंजती है और फिर आसमान में शुरू होता है रॉकेट और एयर डिफेंस की मिसाइलों का महासंग्राम। ये हिजबुल्लाह के इंतकाम की आग है। लेबनान में मौजूद हजारों रॉकेट का जखीरा अब इजराइल पर रह रह कर बरस रहा है। इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह को नए हथियार मिले हैं। रूस से अपग्रेड किए हुए ड्रोन की सप्लाई की गई है। ईरान ने भी हिजबुल्लाह को अपग्रेड रॉकेट की सप्लाई की है। माना जा रहा है कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस पर रूस ने रिसर्च की है और इसके बाद ईरान को भी नई तकनीक दी गई है। अब हिजबुल्लाह के हथियार आसानी से इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रहे हैं। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हो रहे हैं। सेंट्रल इजराइल पर हमले के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अब पश्चिमी इजराइल को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों के बाद दहशत है। लोगों का ज्यादातर समय बम शेल्टर्स में बीत रहा है। इजराइल के लोगों को बार बार बम शेल्टर में भेजा जा रहा है। रात के वक्त भी हमलों की वजह से लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। इजराइल में कई कार्यक्रमों को कैंसिल करना पड़ा है। इजराइल में इन दिनों एक अघोषित आपातकाल है। इजराइल की वायुसेना ने उन जगहों की पहचान की है जहां से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल के लिए परेशानी ये है कि कई बार एयर स्ट्राइक करने के बावजूद
लेबनान से रॉकेट के हमले रुक नहीं रहे। इजराइल के बदले का एक्शन भी शुरू हो गया है, लेकिन बार बार नाकाम हो रहे एयर डिफेंस से फिक्र बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने 10 मिसाइलों से हमला किया। एयर डिफेंस ने 9 मिसाइलों को नाकाम किया, लेकिन एक मिसाइल को रोकने में एयर डिफेंस कामयाब नहीं हो सका और जोरदार धमाका हुआ। उत्तरी इजराइल को भी हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। यहाँ करीब 30 रॉकेट से हमला किया गया, जिनमें कई रॉकेट को रोकने में एयर डिफेंस नाकाम रहा और धमाके हुए। हिजबुल्लाह से बदला लेने के लिए लेबनान पर बमबारी तेज कर दी गई है। पूर्वी लेबनान में लगातार बमबारी से 52 लोगों की मौत हो गई है, 72 लोग जख्मी हो गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह से बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल के कई लड़ाकू विमान लेबनान में अलग अलग जगहों पर बमबारी कर रहे हैं। लेबनान के दायरे को फिर टारगेट किया गया है। यहां की कई इमारतों को इजरायली वायुसेना ने मलबे में तब्दील कर दिया। दायरे को इजरायली सेना हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ मान रही है। उत्तर पूर्वी लेबनान में भी बमबारी जारी है। अब तक लेबनान के इस हिस्से में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली वायुसेना इन इलाकों में गांवों पर बमबारी कर रही है। इजरायली सेना ने इन इलाकों को खाली करने का फरमान सुनाया था, जिसके बाद यहां बमबारी की जा रही है। लेबनान की राजधानी में इजरायली विमानों ने 4 दिनों में पहली बार रात भर और शुक्रवार की सुबह दक्षिणी उपनगर दाहिया पर हमला किया। दाहिया के 9 इलाकों को आईडीएफ ने खाली कराया है। इन इलाकों में हिज्ब के हथियार के कारखाने होने का दावा किया गया है। दाहिया में हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर होने का भी दावा है। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई है। लेबनान का दावा है कि कई सिविलियन जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के बालबेक से 60,000 लोगों का पलायन हुआ है। यूएन की एजेंसी के मुताबिक लेबनान में 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। आम लोगों की मौत का आंकड़ा भी अलग अलग है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिण लेबनान में एक और मस्जिद को गिरा दिया है। वायुसेना का दावा है कि आईडीएफ के हमलों के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके मस्जिदों में छिप गए हैं। इन हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह का हौसला बरकरार है। हिजबुल्लाह ने नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एंटी टैंक मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया है। वीडियो से दावा किया गया है कि लेबनान में इजराइल के एक भी मरकावा टैंक को नहीं बख्शा जाएगा। इजराइल के सभी मरकावा टैंक को भस्म करने की धमकी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की भीषण स्ट्राइक हुई है। बड़ी खबर है, लेबनान में मस्जिद पर हमले का वीडियो सामने आया है। भारी विस्फोट से मस्जिद को उड़ाने का दावा किया जा रहा है। इलाके में हिजबुल्लाह का ठिकाना होने का दावा। और अगली अहम खबर है, इजराइल के हाइफा में भी बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट फायर किए हैं। हिज्ब ने आईडीएफ बेस को टारगेट किया है। गाजा पर इजराइल ने एक बार फिर हमले तेज कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में आईडीएफ ने 200 एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद इजरायली मीडिया ही बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में उतर आई है। इजरायली मीडिया ने गाजा पर हमलों को रोकने की मांग उठ रही है और साथ ही फिलिस्तीनियों को फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी बेंजामिन रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो अमेरिकी चुनाव से पहले गाजा को समतल करने की ठान चुके हैं, जिसने गाजा में सबसे बड़े नरसंहार का दरवाजा खोल दिया है। इजराइल की सेना ने बीते 24 घंटे में गाजा पर ऐसी बमबारी की है जो बीते 1 साल में नहीं देखी गई। खंडहर बन चुके गाजा को इजराइल समतल बनाने के मिशन पर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को हमास के समूल नाश का आदेश दिया है और इस आदेश को पूरा करने के लिए इजरायली सेना ने भीषण तबाही मचानी शुरू कर दी है।
बीते 24 घंटे में गाजा पर 200 स्ट्राइक की गई। करीब 100 टन से ज्यादा बारूद बरसाया गया। ये हमले जबालिया, राफा और अल नुसरत पर किए गए, जहां महज 24 घंटे में 84 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 50 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने हमलों में हमास कमांडर एजल दीन कसाब के मारे जाने का दावा किया है। आईडीएफ ने वो वीडियो भी जारी किया जिसमें कसाब को ढेर किया गया। दावा है कि यह वीडियो खान यूनुस का है। वीडियो में एक कार आती दिखाई देती है। दावा है कि इसी कार में अल दीन कसाब मौजूद था। इसी दौरान इजरायली विमानों से टारगेट कर लेता है, जिसके बाद एक विस्फोट होता है जिसमें कार तबाह हो जाती है। एजल दीन कसाब हमास के राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य था। कसाब का काम हमास और बाकी ईरानी प्रॉक्सी के बीच संपर्क साधना था। हमले में कसाब का करीबी आयमान आयश भी मारा गया। इसके अलावा इजरायल ने अल अदाव अस्पताल के आसपास भी बमबारी की। यहां आईडीएफ ने एक के बाद एक 2 स्ट्राइक की, जिसके बाद यहां भगदड़ मच गई। जिस वक्त यहां हमले हुए तब कई घायलों को अस्पताल लाया जा रहा था। अल नुसरत में मौजूद नुसरत कैंप पर भी इजरायल ने बमबारी की, जिसके बाद जबरदस्त धमाके देखे गए। जबालिया में भी इजरायल ने बम बरसाए। एक के बाद एक कई धमाके देखे गए। इजरायल का दावा है कि इन कैंपों में हमास लड़ाके छिपे हैं, जिनके खात्मे के लिए वो यहां हमले कर रहा है। हालांकि इजरायली दावों की पोल अब उसी की वीडियो खोल रही है। इजरायल की मशहूर अखबार हरित्ज ने इजरायली हमले को नरसंहार करार देते हुए हमास लड़ाकों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। इस बयान के बाद इजरायली सरकार ने हारित्ज समूह से अपने सभी करार खत्म कर दिए हैं। साफ है, इजरायल को अब विरोध की कोई फिक्र नहीं। वो लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। लेकिन सवाल है कि अचानक इजरायल ने गाजा पर बमबारी तेज क्यों कर दी है? आखिर बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? दरअसल अमेरिकी चुनाव में महज कुछ दिन शेष हैं। नेतन्याहू को अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का डर है। उन्हें संदेह है कि चुनावी नतीजे आने के बाद स्थितियां बदल सकती हैं। उन पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाला जा सकता है। इसीलिए नेतन्याहू जल्द से जल्द गाजा को समतल कर देना चाहते हैं, ताकि युद्ध विराम के वक्त ज्यादा से ज्यादा भूमि फिलिस्तीन नागरिकों से विहीन हो और वो उस पर कब्जा कर सके। इजरायल ने करीब 85% गाजा की जमीन पर कब्जे की तैयारी कर ली है। नीले रंग से नजर आ रहा गाजा का ये वो हिस्सा है जहां इस वक्त इजरायल की ग्राउंड फोर्स का पूरी तरह से कब्जा है। यानी इस इलाके में ना हमास के लड़ाके हैं और ना ही गाजा के बाशिंदे। राफा, अल नुसरत और जबालिया, इन 3 इलाकों में इस वक्त हमास सबसे ज्यादा एक्टिव है। साथ ही गाजा के करीब 3 लाख लोग यहाँ मौजूद हैं। अब इजरायल इन सभी लोगों को अल मवासी भेजना चाहता है, जहां इजरायल ने ह्यूमन कॉरिडोर बनाया हुआ है। इजरायल ने इसे गाजा में सबसे सुरक्षित जगह घोषित किया हुआ है। ये इलाका सिर्फ 50 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ गाजा के अलग अलग हिस्सों से पलायन करके आए 19 लाख लोग रह रहे हैं। यहाँ करीब 85% गाजा की आबादी मौजूद है। अब इजरायल सिर्फ इस 50 वर्ग किलोमीटर के इलाके में गाजा को समेटना चाहता है। अगर अमेरिकी चुनाव के बाद बेंजामिन पर युद्ध विराम का दबाव डाला जाता है तो बेंजामिन जीते हुए हिस्से पर कब्जे की मांग कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो गाजा के करीब 85% हिस्से पर इजरायल का कब्जा हो जाएगा। यही वजह है कि इजरायल ने गाजा में एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। वो शरणार्थी कैंपों पर भी बम बरसा रहा है। हालांकि इजरायल के इस खूनी रवैये के बाद उसे अमेरिका का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने बेंजामिन के मंत्री रॉन डेर्मर से फोन पर चर्चा की। ब्लिंकन ने गाजा में स्थिति सुधारने के लिए कहा है। इसके साथ ही लोगों तक मदद पहुंचाए जाने की बात कही है। दरअसल 13 अक्टूबर को ब्लिंकन ने डेर्मर और योआव गैलेंट को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में 30 दिन में गाजा की स्थिति सुधारने के लिए कहा गया था,
जिसके बाद लगातार ब्लिंकन हालातों का जायजा ले रहे हैं। हालांकि इजरायल चिट्ठी को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा गाजा में हो रही एयर स्ट्राइक से लगाया जा सकता है। इजरायली सरकार के रवैये से अमेरिकी सरकार ही नहीं बल्कि यूएस के लोग भी बेहद गुस्से में हैं। अमेरिका में मौजूद इजरायलियों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। साफ है, अमेरिका में इजरायल को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे में रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक कोई भी चुनाव के बाद जोखिम नहीं लेना चाहेगा और नेतन्याहू इसे अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए वो युद्ध विराम से पहले ज्यादा से ज्यादा गाजा की भूमि पर इजरायली झंडा फहराना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तेल अवीव पर अचानक हमले से दहशत का माहौल है। हिजबुल्लाह की 5 से ज्यादा मिसाइलों को नष्ट किया गया है। तेल अवीव में अलर्ट मोड पर आयरन डोम और थाड है। हिजबुल्लाह के कई मिसाइल टारगेट को किया गया हिट। नॉर्थ इजरायली शहरों में एयर रेड अलर्ट। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमले का अलर्ट। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजरायल में दागे हैं 15 रॉकेट। एकार, नहारिया, हाइफा और गलीली पर हमला हुआ है। सुबह से नॉर्थ इजरायल में लगातार एयर रेड अलर्ट।